Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 12th of July and I have started my UPSC mentorship program जिसमें आपको मल्टीपल सोर्सेस से करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। पेमेंट विंडो ओपन हो चुकी है, आप कभी भी यहाँ पर पे करें किसी भी पर्टिकुलर मंथ के लिए तो आपको सारी वीडियोस की एक्सेस मिल जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जुलाई की वीडियोस चाहिए तो आप जुलाई के मंथ के लिए कभी भी पे करें, आपको जुलाई की सारी वीडियोस की एक्सेस मिल जाएगी। बाकी आपको कोई भी डिटेल जाननी है रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिलो 1%, इंडिया टू सरपास चाइना नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज़ हुई है यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट। और इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला है कि 2023 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री होगा और हम यहाँ पर चाइना को सरपास कर देंगे। तो इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023 अकॉर्डिंग टू द 27th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि 2023 में इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री होगा और हम यहाँ पर चाइना को सरपास कर देंगे। इन 2022 अभी भी चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1426 मिलियन और इंडिया जो है 1412 मिलियन है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर नेक्स्ट ईयर तक चाइना को सरपास कर देंगे। अब इससे हमें क्या पता चलता है, बेसिकली जब 1 बिलियन पॉपुलेशन थी तो 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में 123 साल लगे और 7 बिलियन से 8 बिलियन होने में सिर्फ यहाँ पर 11 साल लगे हैं। It took 123 years for the population to double to 2 billion in 1927. Since then, the number of years taken to add a billion people has only dropped. जैसे कि 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में यहाँ पर 123 साल लगे हैं, लेकिन अब 2 बिलियन से 3 बिलियन देखो तो डिफरेंस और कम होता गया और यहाँ पर 7 से 8 बिलियन होने में सिर्फ यहाँ पर 11 साल लगे हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन हो जाएगी 2022 में। तो ग्लोबल पॉपुलेशन विल रीच 8 बिलियन ऑन November 15, 2022, मोर देन 3 times द पॉपुलेशन ऑफ 2.5 बिलियन इन 1950। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में फर्टिलिटी रेट जो है डिक्रीज़ हुआ है, रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ गया है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। द UN रिपोर्ट फाइंड्स दैट इन 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1950 द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर कम हुआ है और बेसिकली जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1% से भी नीचे आ गया है एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू टू स्लो इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। तो आने वाले समय में जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर कम ही होगा। जो पॉपुलेशन चाइना की थी 1990 में वो थी 1144 मिलियन कंपेयर्ड विद इंडियाज एट 861 मिलियन देन। UN प्रोजेक्शन से दैट बाई 2050 जो इंडिया की पॉपुलेशन होगी वो यहाँ पर होगी 1668 मिलियन, फार एक्सीडिंग चाइनाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एट 1317 मिलियन। तो हमारी 2050 में जो पॉपुलेशन होगी वो चाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी और जो ग्लोबल पॉपुलेशन होगी 2050 तक वो यहाँ पर हो जाएगी 9.7 बिलियन। जो वर्ल्ड के 2 मोस्ट पॉपुलस रीजन्स हैं वो हैं ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, जहाँ पर 2.3 बिलियन पीपल को ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर इसके बाद आता है सेंट्रल और सदर्न एशिया जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 2.1 बिलियन पॉपुलेशन को। इंडिया में हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा से ये पता चला है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है और हमारा फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ गया है, जो कि यहाँ पर हमारा फर्टिलिटी रेट 2 पर पहुँच चुका है और रिप्लेसमेंट लेवल यहाँ पर 2.1 का होता है। अब हमारा फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, तो पहला इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसके अलावा स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज, हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी है एंड एन इम्पीटस प्रोवाइडेड टू फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर लोग समझते हैं कि फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया में भी फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो वाइल फर्टिलिटी रेट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, मोर्टेलिटी रेट विद इंक्रीज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एडवांसेस इन मेडिसिन। तो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है फिर उसके बारे में बताया गया है, हमारा फर्टिलिटी रेट यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। तो बेसिकली हमने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट किया, लेकिन चाइना में फर्टिलिटी रेट इतनी तेज़ी से कम हुआ कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर चाइना को सरपास कर जाएगी।
वर्ल्ड वाइड पर्सनस एज्ड 65 ईयर्स और ओवर आउट नंबर्ड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाली है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72.8 ईयर्स पहुँच चुकी थी 2019 में, और लगभग 9 साल बढ़ी है 1990 के कंपैरिजन में। लेकिन पैंडमिक की वजह से ये जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको थोड़ा नुकसान हो गया, तो 72.8 ईयर्स थी 2019 में। Following a drop in mortality, population growth continues so long as fertility rate remains at high levels। लेकिन जब fertility rate यहाँ पर fall हो रहा है तो annual growth rate जो है population का वो भी यहाँ पर कम हो रहा है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है 2019 की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट ने ये कहा था कि जो इंडिया है वो चाइना को सरपास तो करेगा लेकिन 2027 में करेगा, लेकिन अभी हमें ये पता चला जो इंडिया है वो चाइना को नेक्स्ट ईयर ही सरपास कर जाएगा। So we knew that India was going to overtake China in a matter of a few years. If we look at it over the last 50 years, India's growth rate stood at 2.3% in 1972. लेकिन अब हम देखें तो fertility rate में बहुत ज़्यादा कमी आई है। In this period, the number of children each Indian woman has during her lifetime has come down from about 5.4 to less than 2.1. इसका मतलब ये है कि हमारी population भी decline ही होगी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया गया है कि जो भी गेंस हुए थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर थोड़ी गेंस में कमी आ गई है। तो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच स्टूड एट 72.8 इन 2019 स्लोड डाउन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और यहाँ पर जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 71 ईयर्स हो गई है 2021 में, और एक कोविड की वजह से हुआ है। द रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 समरी ऑफ रिजल्ट्स शोज दैट ऑल्दो कोविड वाइप्ड आउट सम ऑफ द गेन्स अचीव्ड इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो 1990 से 2019 के कंपैरिजन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल्स के लिए है वो हायर है देन मेल्स। तो फीमेल के लिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 73.8 ईयर्स, और यहाँ पर जो मेल के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है यहाँ पर 68.4 ईयर्स। तो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है देन मेल्स। मोस्ट स्टेट फ्रेम ड्राफ्ट रूल्स सेंटर पुश ऑन रोल आउट ऑफ लेबर कोड्स। तो यहाँ पर 4 लेबर कोड्स थे, तो उनका कब रोल आउट किया जाए उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि हो सकता है कि उसका अभी रोल आउट ना किया जाए। पहले ये सोचा गया था कि 2023 में रोल आउट किया जा सकता है, लेकिन 2024 में जनरल इलेक्शंस है, तो हो सकता है जैसे कि फार्मर्स के लिए लॉज लेकर आए गए थे, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि लेबर लॉज आएँ और उसके बाद भी यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो वाइल अर्ली 2023 इज़ बीइंग कंसिडर्ड अ फीजिबल ऑप्शन, द फैक्ट दैट इट कट्स टू क्लोज टू द 2024 जनरल इलेक्शंस, और हो सकता है कि फार्म लॉस की तरह डिबैकल इस सिचुएशन में भी देखने को मिले। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रोल आउट है लेबर कोड्स का वो हो सकता है कि और ज़्यादा आगे कर दिया जाए। With the rollout of the labor codes getting delayed due to the pandemic, renewed deliberations are underway at the highest levels of government कि यहाँ पर क्या शेड्यूल होना चाहिए बेसिकली रोल आउट करने का, जो ये कोड्स हैं। 4 कोड्स की इसमें बात की गई है, और ये 4 कोड्स आपने स्टडी किए भी होंगे इकॉनमी में, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पर 4 कोड्स हैं और कोड्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। The Code on Wages 2019, the Industrial Relations Code 2020, the Code on Social Security 2020, the Occupational Safety Health and Working Conditions Code 2020। अब की फीचर्स क्या हैं? तो पहला की फीचर है नेशनल मिनिमम वेज। दूसरा यहाँ पर जो कवरेज है सोशल सिक्योरिटी का वो यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा टू इनफॉर्मल एंड गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं वो आसानी से हायर और फायर कर सकें, और हर बात में यहाँ पर गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत ना हो। तो बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है। रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, तो उसको भी यहाँ पर थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो पहले 100 वर्कर्स होते थे तभी यहाँ पर सब कुछ फॉलो करना पड़ता था, लेकिन इसे इंक्रीज़ करके 300 वर्कर्स कर दिया गया है। तो रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम 100 वर्कर्स टू 300 वर्कर्स। अभी जो लेबर सब्जेक्ट है ये है कॉन्करेंट सब्जेक्ट, तो बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों ही इसके ऊपर लॉज और रूल्स बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने तो 2020 में ही इन लेबर कोड्स को क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने ड्राफ्ट रूल्स नहीं बनाए हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ने अभी तक ड्राफ्ट रूल्स नहीं बनाए हैं। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है कि लेबर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो दैट टाइम ओनली 10 to 11 स्टेट्स हैड ड्राफ्टेड रूल्स फॉर द लेबर कोड्स। नाउ 30 स्टेट्स हैव कंप्लीटेड फॉर वेज कोड, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने चारों कोड्स में अभी तक लॉ नहीं बनाए हैं। तो कब रोल आउट किया जाएगा वो पता चल जाएगा जब भी रोल आउट किया जाएगा। फिर यहाँ पर ऊबर के रिगार्डिंग न्यूज़ है।
तो कल हमने ऊबर फाइल्स डिस्कस किया कि ऊबर यहाँ पर क्या क्या करता है। तो ऊबर फाइल्स इन्वेस्टिगेशन हैज़ कन्फर्म द कंसर्न्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि यहाँ पर जो बिग टेक हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर सिस्टम को बेसिकली लूप होल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं बिग टेक्नोलॉजी जो कंपनीज़ हैं। इसीलिए गवर्नमेंट डिटरमाइंड है टू ब्रिंग इन न्यू रूल्स एंड लॉज जो कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस कर दे और जिसकी वजह से ये जो बिग टेक कंपनीज़ हैं ये लूप होल्स का फ़ायदा ना उठा सकें और कोई भी इलीगल काम ना कर सके और इंडियन लॉज को वॉयलेट ना कर सके और इंडियन लॉज को लेकर ये लोग यहाँ पर कंप्लायंस करें। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है नहीं, ऊबर फाइल्स हमने डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लोग अपना वेस्ट सेग्रीगेट करेंगे और रिसाइकिल करेंगे तो उनको यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स में रीबेट दी जाएगी। तो ये हो सकता है कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जो कि बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट किया जा सके और जिसकी वजह से यहाँ पर रिसाइकलिंग हो सकती है वेस्ट की। तो न्यू पॉलिसी इंसेंटिवाइजेस वेस्ट सेग्रीगेशन, डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज इन ऑर्डर टू गेट रिबेट एंड कंसेशन इन प्रॉपर्टी टैक्स। अब हम आगे चलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये दैट इज़ अशोका चक्र ऑन द टॉप ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली अनवील किया था। अब स्टेट एम्बलम के हम यहाँ पर कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेट एम्बलम डिपिक्ट्स 4 लाइन्स स्टैंडिंग बैक टू बैक। इट इज़ एन एडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लाइन टेम्पल ऑफ अशोका नियर वाराणसी और इसको कार्व आउट किया गया था ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन एंड द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ द लॉ, जिसको कि बोलते हैं धर्मचक्र। द लॉइन कैपिटल वॉज इरेक्टेड इन द 3rd century BC बाई अशोका। और क्यों इरेक्ट किया गया था? टू मार्क द स्पॉट जहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन डिलीवर किया था। इन द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 सिर्फ यहाँ पर 3 लाइन्स विजिबल हैं क्योंकि जो 4th है यहाँ पर हिडन हो जाता है बाई द व्यू। 4 लाइन्स सिंबलाइजिंग, अब ये जो लाइन्स है ये क्या सिंबलाइज करते हैं? तो पावर, करेज, कॉन्फिडेंस। और ये यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं सर्कुलस एबैकस के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर सर्कुलर एबैकस दिख भी रहा होगा। द एबैकस इज गर्डल्ड बाई 4 स्मॉलर एनिमल्स। तो ये जो एबैकस है इसके आसपास आपको 4 स्मॉलर एनिमल्स दिखेंगे। अब ये कौन कौन से एनिमल्स है? तो लॉयन है नॉर्थ पर, एलिफेंट है ईस्ट पर, बुल है वेस्ट पर और हॉर्स है साउथ पर। अब ये आपको कैसे याद रहेगा नॉर्थ में क्या है ईस्ट में क्या है? तो लॉयन है नॉर्थ में। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो इस एनालॉजी से न्यूज़ LEBH, तो न्यूज़ लैब। अब ये जो N है नॉर्थ, L लायन हो गया, E क्या है ईस्ट, तो यहाँ से E एलिफेंट हो गया, W क्या है वेस्ट और B से बुल हो गया और S क्या है साउथ और यहाँ पर H से हॉर्स हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, आपको ये ट्रिक ठीक लगी तो याद कर सकते हो वरना आप स्किप भी कर सकते हो। द एबैकस रेस्ट ऑन अ लोटस इन फुल ब्लूम, जो कि यहाँ पर एग्जाम्प्लीफाई करता है फाउंटेन हेड ऑफ लाइफ एंड क्रिएटिव इंस्पिरेशन। ये जो सत्यमेव जयते लिए गए हैं वर्ड्स, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये मुंडका उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है कि मुंडका उपनिषद से ये बेसिकली सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो द वर्ड सत्यमेव जयते meaning truth alone triumphs from Mundaka Upanishad are inscribed below the abacus in Devanagari script. And the use of the state emblem of India as the official seal of the government of India और ये रेगुलेट किया जाता है by the State of India Prohibition of Improper Use Act of 2005। तो आई होप आपको सब कुछ पता चल गया हो रिगार्डिंग स्टेट एम्बलम। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, यहाँ पर बस यही बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बात करता है कि जो 3 विंग्स है हमारे डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को अनवील नहीं करना था इसको, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्यों अनवील किया? तो इसको ही क्वेश्चन किया अपोजिशन पार्टीज़ ने। The legislature has its independent role to perform amongst others to legislate laws, keep the executive accountable। तो यहाँ पर बेसिकली opposition parties का ये कहना है, they question the unveiling ceremony should understand the administrative process right from its design to funds and construction supervision, entire work is being done by the urban development department। इसलिए इनका ये कहना है कि सारी पार्टीज़ के लीडर्स प्रेजेंट होने चाहिए थे, उसके बाद यहाँ पर अनवील होने की ज़रूरत थी। तो प्राइम मिनिस्टर अनवील्स नेशनल एम्बलम, ऑपोजिशन स्लैम्स शो। तो ये यहाँ पर ऑपोजिशन ने स्लैम किया है इसको कि ऐसा क्यों किया गया। अब हम आगे चलते हैं। फॉरेस्ट एक्ट सेंटर टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। अब सेंटर यहाँ पर क्यों माइनर ऑफेंसेस डीक्रिमिनलाइज कर रहा है? अब यहाँ पर कौन कौन से ऑफेंसेस को पहले डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा? तो नोटिस इशूड ऑन सैटरडे सेज द मिनिस्ट्री इज अंडरटेकिंग अ रिव्यू ऑफ द एक्ट टू डीक्रिमिनलाइज माइनर सेक्शंस ऑफ द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टिम्बर ले जा रहे हो फॉरेस्ट में, इसके अलावा ट्रेसपास कर दे रहे हो बाई कैटल,
या किसी ट्री को फेल कर दे रहे हो, तो इनको यहाँ पर माइनर ऑफेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा और माइनर ऑफेंसेस को यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर पेनल्टी होगी लेकिन कोई सज़ा नहीं होगी। तो मिनिस्ट्री नोट सेज दैट एट टाइम्स देयर आर डिफिकल्टीज इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द मेजर एंड द माइनर पनिशमेंट्स, माइनर ऑफेंसेस, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पनिशमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाते हैं। और बेसिकली पेड़ गिराने के लिए किसी को सज़ा तो मिलती नहीं है लेकिन माइनर ऑफेंस होता है वो, और ऐसे में यहाँ पर क्रिमिनलाइज्ड भी होता है। तो हैरेसमेंट की तरह इसको टूल बनाकर यूज़ किया जाता है। तो हैरेसमेंट की तरह इसको यूज़ ना किया जाए उसके लिए यहाँ पर जो माइनर ऑफेंसेज हैं उनको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो दिस अबेट्स हैबिचुअल ऑफेंडर्स टू कमिट मोर क्राइम्स एज देयर इज द सेम लेवल ऑफ पनिशमेंट फॉर बोथ फर्स्ट टाइम एंड द रिपीट ऑफेंडर्स। अ पर्सन हु किंडल्स, keeps or carries any fire, permits cattle to pasture or trespass or cause damage by felling a tree or dragging timber, तो इसको बेसिकली यहाँ पर सिर्फ पेनलाइज किया जाएगा, कोई इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं होगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर सच ऑफेंसेस हैज़ नेवर एक्चुअली टेकन प्लेस, और ये सिर्फ यूज़ किया जाता था एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट। तो ये सब ना हो तो उसके लिए यहाँ पर जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। प्रेसिंग नीड फॉर लॉ इन इंडिया टू स्ट्रीमलाइन ग्रांट फॉर बेल्स। अब यहाँ पर ग्रांट देना बहुत ज़रूरी है, बेल की ग्रांट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो जेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जो जेल्स की कैरिंग कैपेसिटी वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, अभी तक वो कन्विक्ट नहीं हुए लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर सज़ा काट रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट का यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, हाईलाइटिंग लैक्यूने इन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल। तो यहाँ पर बेल रूल होना चाहिए और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जेल रूल और बेल एक्सेप्शन है। तो referring to the bail laws in countries such as the UK, a bench of justices said in a judgment, we believe there is a pressing need for a similar enactment। तो जैसे यूके वगैरह में लॉ है वैसे ही लॉ इंडिया में भी होना चाहिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रांट ऑफ बेल का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब स्ट्रीमलाइन करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे जो जेल्स हैं उसमें बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और हमारे जो जेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं। तो ऐसे में जिनको यहाँ पर ज़रूरत है कि बेल दी जा सकती है उनको यहाँ पर बेल दे देनी चाहिए। तो underlining that bail is the rule in jail and exception, the bench also asked courts to come down heavily on police officers affecting arrest without due compliance of section 41 and 41A of CRPC। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेस्ट एशियन कॉर्ड। तो I2U2 की सबमिट होने वाली है। I2U2 में कौन कौन से कंट्रीज़ है जिनकी सबमिट होगी? तो इंडिया, इजराइल, इसके अलावा USA, UAE। तो I2 इंडिया इजराइल हो गए, U2 यहाँ पर UAE और US हो गए। विद इजराइल, US, UAE मार्क्स अ मोर कॉन्फिडेंट इंगेजमेंट विद रीजन। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सबमिट होगी बेसिकली इस वीक ही होगी फर्स्ट सबमिट I2U2 की। वर्चुअल समिट होगी बिटवीन द लीडर्स ऑफ द 4 कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन थर्सडे ड्यूरिंग जो बाइडन्स विजिट टू इजराइल। तो यहाँ पर जो बाइडन है वो इजराइल को विजिट करेंगे। द विजिट टू इजराइल एंड सऊदी अरेबिया विल सी बाइडन परस्यू सेवरल चैलेंजिंग गोल्स। अब यहाँ पर बाइडन के क्या गोल्स हैं? बाइडन यहाँ पर इजराइल और सऊदी अरेबिया को विजिट करेंगे तो उनका पहला गोल ये है कि सऊदी अरेबिया से सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, इसीलिए जो सऊदी का क्रूड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यहाँ पर प्राइजेस को नॉर्मलाइज करना है। तो दीज इंक्लूड गेटिंग सऊदी support for reducing the pressure on global oil prices in the wake of the Ukraine war। इसके बाद यहाँ पर यूएस का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस होगा बिटवीन इजराइल एंड द अरब स्टेट्स। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स भी कराए थे कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज कराए गए थे बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट्स। इसके अलावा इजराइल को ये कहा जाएगा कि वो यहाँ पर रिकन्सिलेशन कर दे विद द पैलेस्टीनियंस। इजराइल का यहाँ पर फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ रिकन्सिलेशन कराया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि रिकन्सिलेशन हो सके। एंड रीन्यूइंग अमेरिकन इंगेजमेंट विद द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपनी इंगेजमेंट पैलेस्टीनियन के साथ और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो ये यहाँ पर जो बाइडन के गोल्स हैं कि जो बाइडन को ये सब अचीव करना है इजराइल में जाकर। स्क्वीजिंग द I2U2 समिट इनटू दिस ऑलरेडी डिमांडिंग विजिट अंडरलाइंस द US बेट दैट इंडिया जो है सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो ऐसा यहाँ पर US को लगता है। I2U2 वॉज लॉन्च लास्ट अक्टूबर जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द 4 कंट्रीज़ यहाँ पर मिले थे और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर इजराइल को विजिट किया था। वॉट स्टैंड्स आउट शार्पली इन इंडियाज़ न्यू थिंकिंग इन द मिडिल ईस्ट इज़ दैट द समिट इन्वॉल्व्स 3 कंट्रीज़ जिनसे यहाँ पर दिल्ली ने पहले
एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की थी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इजराइल से स्टार्ट करते हैं। तो 1950 में हमने यहाँ पर इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने यहाँ पर इजराइल के साथ इस्टेब्लिश नहीं किए थे। लेट अस स्टार्ट विद इजराइल। ऑल्दो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू एक्सटेंड रिकॉग्निशन टू इजराइल इन 1950, जवाहरलाल नेहरू हेल्ड बैक फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द जूइश स्टेट। फिर 1992 में इस पॉलिसी को थोड़ा रिवर्स किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस थी वो यहाँ पर हेजिटेंट थी। राउत डिड नॉट ट्रैवल टू इसराइल नाउ नॉट डिड ही रिसीव एन इजरायली प्राइम मिनिस्टर। तो ना हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे, ना हमने उनका कोई प्राइम मिनिस्टर रिसीव किया था। जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ द बीजेपी विच हैड अ मोर एम्पैथेटिक व्यू ऑफ द इजराइल, और उन्होंने यहाँ पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को होस्ट किया था। तो जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब यहाँ पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को होस्ट किया जाता है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लगा है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए। इफ़ द कांग्रेस फियर्ड ओपन एंगेजमेंट, अब कांग्रेस क्यों नहीं करती थी इजराइल के साथ, अपने रिलेशंस को क्यों नहीं स्टैब्लिश करना चाहती थी? क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि अगर हम इजराइल के साथ रिलेशंस स्टैब्लिश करेंगे तो अरब के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो इफ़ द कांग्रेस फियर्ड ओपन एंगेजमेंट विद इजराइल माइट कॉम्प्लिकेट रिलेशंस विद द अरब पार्टनर्स। लेकिन यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी में ये चेंज आया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर अरब नेशंस के साथ भी और इजराइल के साथ भी, दोनों के साथ ही रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। हिज बेट पेड ऑफ विद लिटिल नेगेटिव अरब और मुस्लिम रिएक्शन टू द मोर ओपन परस्यूट ऑफ इंडियाज टाइज विद इजराइल। तो अगर हम देखें कि हमने इजराइल के साथ अपने टाइज इंक्रीज किए हैं, तो उससे अरब नेशंस को कोई प्रॉब्लम नहीं एज सच, जो कि हमें देखने को मिला भी है। यहाँ तक कि जो अरब नेशंस है वो तक अपने रिलेशंस इजराइल के साथ यहाँ पर नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो द प्रॉब्लम वॉज नेवर विद द मिडिल ईस्ट बट दिल्लीज आइडियोलॉजिकल प्री कॉन्सेप्शन। तो पहले ही यहाँ पर दिल्ली ने अपने आइडियोलॉजिकल प्री कॉन्सेप्शन बना लिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लग गए कि अगर हम इजराइल के साथ रिलेशंस अच्छे करेंगे तो उसकी वजह से हमारे अरब के साथ रिलेशंस कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो ये हमने सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल प्री कॉन्सेप्शन बना लिया और जिसकी वजह से जो हमारा व्यू था रीजन का वो डिस्टॉर्ट हो गया। None of them was more consequential than the belief that the contradiction between Israel and the Muslim world is enduring and irreconcilable। हमें क्या लगता था कि इजराइल और यहाँ पर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रिलेशंस जो हैं कभी भी ठीक नहीं हो सकते, कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं था। जो टर्की है, जो पॉलिटिकल इस्लाम का खुद को चैम्पियन मानता है, टर्की ने यहाँ पर इजराइल के साथ 1949 में डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश कर लिए थे और इजिप्ट ने 1980s में अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया था। फिर अब्राहम अकॉर्ड्स जो कि यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान होते हैं, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, इन सब ने यहाँ पर फॉर्मल टाइज इस्टेब्लिश कर लिए विद इजराइल इन 2020। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो अरब नेशंस है वो तक अपने टाइज यहाँ पर नॉर्मलाइज कर रहे हैं इजराइल के साथ। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू इजराइल इन 2018, तो यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था इजराइल को, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर पैलेस्टीन को भी विजिट किया था। इवन मोर इंपॉर्टेंट हैज़ बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ रिलेशन विद द गल्फ किंगडम्स, और हमारे जो रिलेशन है गल्फ किंगडम के साथ वो भी इंप्रूव हुए हैं। इंडियाज़ ट्रेडिशनल प्रेफरेंस इन द अरब वर्ल्ड वॉज फॉर एंगेजिंग द रिपब्लिक्स, और हमारे लिए अरब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि अरब है मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा जो हमारा लेबर है वो वहाँ काम करने जाता है और वहाँ से हमारे पास रेमिटेंसेज आते हैं एंड अ मेजर सोर्स ऑफ हार्ड करेंसी रेमिटेंसेज। नो इंडियन पीएम विजिटेड सऊदी अरेबिया बिटवीन 1982 to 2010 एंड यूएई बिटवीन 1981 to 2015। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर सऊदी और यूएई के जो रूलर्स हैं उनके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की, और हमारे जो गल्फ़ के साथ रिलेशन है ना उसमें पाकिस्तान का कोई एंगल है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई पाकिस्तान का एंगल नहीं है। तो हमारे जो गल्फ़ के रिलेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान है। द यूएई हैज़ ऑल्सो बैक्ड इंडियाज़ 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन कश्मीर। तो कश्मीर में जो यहाँ पर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो यूएई ने उसको भी बैक किया है। और यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये कहना है कि हम यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में इन्वेस्ट भी करेंगे। दैट ब्रिंग्स अस टू द यूएस। फॉर पॉलिटिकल दिल्ली, द यूएस एंड वेस्टर्न पॉलिसीज इन द रीजन वर अ मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इमीडिएट फोकस किया था नेहरूज़ की पॉलिसी का कि हम इंडिपेंडेंस के बाद ये चाहते थे कि यूएस जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। तो इमीडिएट फोकस ऑफ Nehru's policy after independence was to actively oppose US moves in the region in the name of promoting an area of peace. India's participation in the West Asian Quad bring Delhi in line with other major powers including Europe, China, Russia, और यहाँ पर सारी पार्टीज के साथ एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप आपको इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए हों। अब हम आगे चलते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पर ये जो ट्विटर का केस है, ट्विटर कर्नाटका हाई कोर्ट में चला गया, तो वही केस यहाँ पर वापस से डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं।
अब ट्विटर यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट क्यों गया है, तो ट्विटर का ये कहना है जो यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर ट्विटर को ब्लॉकिंग ऑर्डर्स देती है कि इस ट्वीट को ब्लॉक कर दो या इसको ब्लॉक कर दो, वो पूरी तरीके से आर्बिट्ररी हैं, ओवर ब्रॉड है और यहाँ पर पावर्स को डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा ट्विटर का कहना है। और इसके अलावा ट्विटर का ये भी कहना है कि जो भी यहाँ पर कंटेंट को टेक डाउन कराया जाता है वो मोस्टली यहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करता है। तो अगर ट्विटर उस अकाउंट को ब्लॉक करेगा या कंटेंट को टेक डाउन करेगा तो बेसिकली ये वॉयलेटिव ऑफ फ्री स्पीच होगा। तो ये यहाँ पर ट्विटर का कहना है। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आप यहाँ पर इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया के लॉस के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो देयर इज ग्रोइंग पुश एंड पुल बिटवीन बिग टेक एंड द स्टेट ओवर द गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल पब्लिक platforms. A few days ago, social media platform Twitter moved the Karnataka High Court over the government's order to block certain tweets and handles under Section 69A of the Information Technology Act. फिर उसके बाद यहाँ पर क्लैश देखने को मिल गया बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ट्विटर। अब ट्विटर का यही कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स दे रहे हैं वो पूरी तरीके से डिसप्रोपोर्शनेट है। Yet by asking Twitter to block tweets and handles, governments may be seeking to suppress views critical of them. तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि हो सकता है जो भी गवर्नमेंट के क्रिटिकल व्यूज़ होते हैं गवर्नमेंट उनको यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश करती हो। अकॉर्डिंग टू ट्विटर्स ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंटेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट इंडिया से आई है वो यहाँ पर 4th हाईएस्ट है। तो बेसिकली ये बताया गया है ट्विटर की रिपोर्ट में और यहाँ पर ट्विटर चला गया है कर्नाटका हाई कोर्ट में। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द मिसिंग विमेन, बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है ये। यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन डिवीज़न ने रिपोर्ट रिलीज़ की है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि जुलाई 11 को होता है। तो इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या पता चला है, तो दीज प्रोजेक्शन शो दैट इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। तो ये हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लिया कि इंडिया 2023 में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा और हम यहाँ पर चाइना को सरपास कर देंगे। तो ये तो पता था इंडिया चाइना को सरपास कर देगा, लेकिन ये था कि 2027 तक करेगा, लेकिन अब हम 2023 में ही चाइना को सरपास कर देंगे। हाउएवर दिस इज़ नॉट बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इट्स पॉपुलेशन पॉलिसी। तो हम यहाँ पर चाइना को सरपास कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी ठीक से नहीं इंप्लीमेंट की। इसका मतलब ये है कि चाइना में फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है। अब चाइना में फर्टिलिटी रेट इतना तेज़ी से क्यों डिक्लाइन हुआ है, तो चाइना की पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी रही बहुत टाइम तक, फिर यहाँ पर चाइना ने ये कहा कि आप 2 चाइल्ड कर सकते हो, फिर चाइना यहाँ पर 3 चाइल्ड के लिए पुश करने लग गया। तो चाइनाज फर्टिलिटी इज लोअर देन एंटिसिपेटेड फॉलोइंग ईयर्स ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल रिस्ट्रिक्टिंग मोस्ट कपल्स टू सिंगल चाइल्ड इन 2016। चाइना ने 2016 के बाद अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स किया है और 2021 में यहाँ पर चाइना ने ये भी कहा है कि 3rd चाइल्ड तक अलाउ है। Nonetheless, Chinese couples seem to have adjusted to a life with a single child और चाइना का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.6 है सिर्फ। फर्स्ट ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, तो आने वाले 25 साल में इंडिया अप्रोचेज अ सेंचुरी और जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसिव वर्कफोर्स होगा। और हमारा जो वर्कफोर्स होगा, अगर हमारे पास मैसिव वर्कफोर्स होगा इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर पाएंगे? तो ग्लोबली 1 in 5 वर्किंग एज पर्सनस विल लिव इन इंडिया। तो 5 में से 1 इंसान वर्किंग एज पॉपुलेशन का इंडिया में रह रहा होगा। तो चैलेंज इज दैट अ साइजेबल वर्किंग एज पॉपुलेशन डज नॉट मीन मैनी वर्कर। अब यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन तो है, तो इसका मतलब क्या, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर डेमोग्राफी में होंगे और हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर पाएंगे। तो आप पहले ये समझ लो कि इसमें आधी तो विमेन होंगी और विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है इंडिया में। तो चैलेंज इज दैट अ साइजेबल वर्किंग एज पॉपुलेशन डज नॉट मीन मैनी वर्कर्स। द साइज ऑफ 1 लेबर फोर्स इज कंस्ट्रेंड बाय द एब्सेंस ऑफ विमेन फ्रॉम द वर्कफोर्स। सिर्फ यहाँ पर 30% विमेन है एज 15 एंड अबव जो कि एम्प्लॉयड है आइदर इन वेज वर्क ऑन फैमिली फार्म एंड बिजनेसेस। तो सिर्फ 30% महिलाएं ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं। विद शार्पली डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी एंड राइजिंग एजुकेशन, तो फर्टिलिटी यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, एजुकेशन यहाँ पर राइज हो रही है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा अनलेस दे कैन बी वेलकम्ड इनटू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो विमेन को यहाँ पर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तभी हम यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर पाएंगे। विमेन बहुत सारे सेक्टर्स में विमेन को यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो एब्सेंस ऑफ विमेन इन फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, स्किल्ड ब्लू कॉलर वर्क इज स्ट्राइकिंग। तो इन ऑक्यूपेशंस को फीमेल फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है, तभी हम अपने जेंडर डिविडेंड को रीप कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर ने ये बताया है। दूसरा, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द डेमोग्राफिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेट्स टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स। अगर आप देखो तो सदर्न स्टेट्स में जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स हैं। तो विद फर्टिलिटी ट्रांजिशन बिगिनिंग इन सदर्न स्टेट्स एंड स्लोली स्प्रेडिंग टू सेंट्रल इंडिया, फ्यूचर वर्कर्स विल कम फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें माइग्रेशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स के लोग हैं वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द साउथ, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी और उनको यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन की ज़रूरत होगी।
तो दस द फ्यूचर ऑफ इंडिया रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश। और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में इसका मतलब क्या है कि हमें लिटरेसी रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। वी विल नीड टू इंश्योर दैट द एजुकेशन सिस्टम इन दीज स्टेट्स इज प्रिपेयर टू मीट दिस चैलेंज, क्योंकि आने वाले टाइम में यही यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड बल्क ऑफ आवर वर्कर्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एरियाज, वी विल ऑल्सो नीड टू फिगर आउट कि हमें इंटर स्टेट माइग्रेशन से कैसे डील करना है। ऑलरेडी तमिल वर्कर्स आर वर्किंग इन चेन्नई ऑटो फैक्ट्रीज, और जो वर्कर्स ओडिशा और उत्तर प्रदेश से हैं वो यहाँ पर टी और कार्डमम प्लांटेशन में काम कर रहे हैं तमिलनाडु में। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो हमें कोविड में देखने को मिली, तो वैसी प्रॉब्लम यहाँ पर दोबारा ना अराइज हो, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड माइग्रेंट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो ये है दूसरा चैलेंज जिससे हमें टैकल करने की ज़रूरत है। तीसरा चैलेंज क्या है, जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर 2 तक पहुँच चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन करेगी। अब हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, अब चाइना की पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन की है तो चाइना में जो यहाँ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ हो गई है, ओल्ड एज पॉपुलेशन चाइना में इंक्रीज़ हो गई, तो चाइना मस्ट कोप विद एन इनॉर्मस ओल्ड एज डिपेंडेंसी बर्डन विद नो रिलीफ फ्रॉम सक्सेसिवली स्मॉलर चिल्ड्रन कोहॉर्ट्स। लेकिन इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज़ तो होगी, लेकिन बेसिकली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी वो इतनी होगी कि वो यहाँ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन को संभाल सके। तो हाउएवर आफ्टर 2050 द ओल्डर पॉपुलेशन विल राइज शार्पली बाई 2100, जो 30% इंडियन पॉपुलेशन होगी वो यहाँ पर 65 या उससे ज़्यादा होगी। तो बहुत स्मॉल फैमिलीज़ होंगी, तो इन ओल्डर पेरेंट्स को सपोर्ट के लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ओल्ड एज सपोर्ट के लिए कुछ होम्स यहाँ पर बनवाने की ज़रूरत है। दिस शुड इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेविंग्स, पब्लिक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। इसके अलावा रिटायरमेंट एज बढ़ाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 60 साल से ऊपर करने की ज़रूरत है रिटायरमेंट एज, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंशन बेनिफिट देने की ज़रूरत पड़ जाएगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अलाउइंग द ओल्डर पॉपुलेशन टू बी इकोनॉमिकली एक्टिव फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो यहाँ पर रिटायरमेंट एज बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये ज़्यादा समय तक इकोनॉमिकली एक्टिव रह पाएँ, फॉर एग्जांपल 70 ईयर्स तक रह पाएँ, तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। वी मस्ट फाइंड अ वे ऑफ गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस चेंजिंग नेचर ऑफ डेमोग्राफिक ग्रेविटी एंड लर्न टू मैनेज इट। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं हमें इनको मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है अ सुइटेबल इंटरमीडियरी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल है रिगार्डिंग नीति आयोग कि नीति आयोग कैसे अलाइनमेंट करवा सकता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो दिस वुड हैव सेवरल डायमेंशंस, तो यहाँ पर हम सारी डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। पहला ये कि ओपन लेबर मार्केट होना चाहिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए नेशनल प्रोग्राम्स का जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब क्रिएशन हो, क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स को इंप्रूव करना ज़रूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहेंस करना ज़रूरी है, हाई क्वालिटी पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए और यहाँ पर पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिसी बेसिकली एक हफ्ते में चेंज कर दी जाती है, तो पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए, तभी हमारी क्रेडिबिलिटी रहेगी। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015 नीति आयोग हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग, तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव दोनों ही तरीके को फेडरलिज्म को प्रमोट करने में। तो यहाँ पर पहला प्रोपोजिशन क्या है, जो इंडिया की ग्रोथ है बेसिकली ग्रोथ कहाँ से आती है, स्टेट और यूटी से ही तो ग्रोथ आती है। तो एज कस्टोडियंस ऑफ रीजनल पॉलिसी एंड प्राइम एग्जीक्यूटिव्स ऑफ डेवलपमेंट, जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं। तो स्टेट कंट्रोल अर्बन गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, लेबर लॉ, सिंप्लीफिकेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल फॉर इंडिया टू रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने स्टेट्स को पुश करना है कि स्टेट्स यहाँ पर डेवलप हों और स्टेट्स डेवलप होंगे तभी इंडिया एज अ होल यहाँ पर डेवलप हो पाएगा। प्रोपोजिशन 2 क्या है, हमें यहाँ पर ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक कोहेजन की ज़रूरत है। तो अगर हम देखें इंडिया में कुछ स्टेट्स का जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ स्टेट का जो जीएसडीपी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सम अदर स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स यहाँ पर लैग कर रहे हैं, वो अभी तक लैग ही कर रहे हैं। तो डिस्पाइट कंट्री वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ द लेस डेवलप्ड इंडियन स्टेट्स आर नॉट कैचिंग अप। तो बेसिकली जो यहाँ पर स्टेट्स आगे निकल गई वही अभी तक आगे ही चल रहे हैं। तो ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स हाफ ऑफ इंडियाज जीडीपी हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई जस्ट अ हैंडफुल ऑफ स्टेट्स। तो नीति आयोग को यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, ये जो क्रूशल इशू है गवर्नेंस का और एडिक्वेट फाइनेंशियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसको यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर जो स्टेट्स पीछे रह गए वो भी कैचअप कर सकें। प्रोपोजिशन 3, इन एडिशन टू इनकम ग्रोथ, जो सोशल इंडिकेटर्स में हमारी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम ग्रोथ के साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स में हमारी कैसी परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिज़ोरम का केस बताया गया है कि मिज़ोरम एक मिडिल इनकम स्टेट है, लेकिन वहाँ पर जो IMR है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दैट इज़ 3 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, और हमारा नेशनल एवरेज 28 है। तो अगर हम देखें तो सोशल इंडिकेटर्स में तो मिज़ोरम बहुत आगे है।
तो ये करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सिर्फ इनकम के लेवल पे सब कुछ मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोशल इंडिकेटर्स को भी मेज़र करने की ज़रूरत है। प्रोपोजिशन 4, वी मस्ट फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट ग्रोथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रास रूट। तो यहाँ पर ग्रोथ ग्रास रूट से आनी चाहिए। उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, तो ये सब और कुछ लॉन्च करने की ज़रूरत है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर एक दूसरे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। प्रोपोजिशन 5, अब बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि माइग्रेट करेगी अर्बन एरियाज़ में, तो ऐसे में हमें जो अर्बन प्लानिंग करनी है वो सोच समझ कर करनी है। तो बेटर मैनेज्ड अर्बनाइजेशन इज़ क्रूशियल। तो सिटीज़ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल हाउसिंग, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर हमें इनको मैनेज करना है तो ऐसे में हमें अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रोपोजिशन 6, सेवरल बेस्ट प्रैक्टिसेस आर ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे स्टेट्स में। प्रोपोजिशन 7, क्लाइमेट चेंज का भी एक चैलेंज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वेस्टर्न नेशंस जब डेवलप हुए तब क्लाइमेट चेंज का कुछ था ही नहीं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। लेकिन जब इंडिया डेवलप हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज का भी एक इशू आ गया है, तो हमें एक डीकार्बनाइजेशन की पॉलिसी के साथ अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम न्यूट्रलिटी टू एक्शन, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। वाई डिस्पाइट अनाउंसमेंट्स लंका प्रेसिडेंट PM हैव नॉट क्विट, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाउ रशिया शटडाउन ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 1 कैन इम्पैक्ट जर्मनी। तो यहाँ पर रशिया ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 को शट डाउन कर दिया है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 द पाइपलाइन दैट इज जर्मनीज मेन सोर्स ऑफ गैस फ्रॉम रशिया, तो शट डाउन कर दिया है ऑन जुलाई 11 फॉर 10 डेज ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस वर्क। लेकिन यहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा है कि रशिया ने ये इसीलिए शट डाउन किया है क्योंकि यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2, तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 थी, एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था इसीलिए क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर यहाँ पर इन्वेड कर दिया था। तो गैस through Nord Stream 1 was slashed by 60%. Nord Stream 1 transport 55 billion cubic meters of gas a year via Baltic Sea, और ज़्यादातर जो गैस है वो यहाँ पर जाती है जर्मनी में। यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया की गैस के ऊपर रिलाई करते हैं विंटर्स में एनर्जी के लिए, और अगर नॉर्ड स्ट्रीम 1 ने सप्लाई को रिज्यूम नहीं किया तो बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनमें गैस के प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैव इंक्रीजिंगली टर्न टुवर्ड्स द US, जहाँ से यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो LNG खरीद रहे हैं। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू एंटायरली अबेंडन कोल बाई 2030, लेकिन अब जर्मन की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम ओल्ड कोल प्लांट्स को यहाँ पर रिवाइव करेंगे, रीओपन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि रशिया अपनी गैस को एक्सपोर्ट ही ना करे इन कंट्रीज़ को। तो ये वापस से कोल प्लांट्स को यहाँ पर रीओपन करने की बात कर रहे हैं। फिर ये वही जो रिपोर्ट हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस की, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2020 एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, और जिससे ये जो रिपोर्ट है ये बाइनियल है, बेसिकली 2 साल में एक बार निकलती है। तो पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द UN हैज़ बीन पब्लिशिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स इन अ बाइनियल साइकिल सिंस 1951। तो 1951 से निकाल रहे हैं और यहाँ पर बाइनियल साइकिल में निकलती है, मतलब 2 साल में एक बार निकलती है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, और जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो यहाँ पर कम हुआ है, और जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8.5 बिलियन हो जाएगी 2030 तक। द पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर पर्सन यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। द शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एज 65 ईयर्स ऑफ अबव यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 10% टू 16% इन 2050। तो इसका मतलब क्या करने की ज़रूरत है, ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए, रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकें। तो ऐसे कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम्स यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। फर्टिलिटी रेट में ड्रॉप हुआ, इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर डिक्लाइन ही होगी। इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ हैविंग इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स ऑन पॉपुलेशन ट्रेंड। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नेट फ्लो जो है माइग्रेंट पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन टू पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीडेड द बैलेंस ऑफ बर्थ ओवर डेथ्स। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। और कहाँ से माइग्रेशन हो रहा है बेसिकली, तो लो इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज से माइग्रेशन हो रहा है टू हाई इनकम कंट्रीज़। फॉर 10 countries द एस्टिमेटेड नेट आउटफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स एक्सीडेड 1 million ओवर द पीरियड फ्रॉम 2010 टू 2021। इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज द आउटफ्लोज वर ड्यू टू टेम्पररी लेबर मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पर टेम्पररी लेबर मूवमेंट्स की वजह से आउटफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि म्यांमार, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट, इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स देखने को मिला है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ओवरटेकिंग चाइना। तो इंडिया यहाँ पर चाइना को ओवरटेक कर देगा, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, हमें पहले से पता था कि ओवरटेक कर देगा और इंडिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा। लेकिन ये था कि 2027 तक होगा, लेकिन उससे पहले हो गया। तो दैट इंडिया वुड ओवरटेक चाइना हैज़ बीन नोन फॉर अ वाइल। मोर ओवर इन द पास्ट वेयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज स्टिल एट 5 बिलियन और 6 बिलियन लेवल्स देयर वॉज अ कंसर्न अबाउट ओवर क्राउडिंग। लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। ये ऊबर के विसल ब्लोअर का इंटरव्यू, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे।
श्रीलंकन पार्लियामेंट टू इलेक्ट न्यू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो श्रीलंका की पार्लियामेंट है वो नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हैं वो अपना रेजिग्नेशन देंगे। और इसके अलावा जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र विक्रम सिंह है वो भी यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन देंगे। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इनकी कंट्री के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि IMF के साथ जो उनका नेगोशिएशन चल रहा था कि इनको रेस्क्यू पैकेज मिलने वाला है वो शायद और ज़्यादा डिले हो जाए। पुतिन एक्सपेंड्स फास्ट ट्रैक रशियन सिटीजनशिप टू ऑल यूक्रेनियंस। तो यहाँ पर पुतिन ने नया साइन कर दिया है, एक डिक्री साइन कर दी है कि जो भी यूक्रेनियंस हैं उनको यहाँ पर रशिया की सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक तरीके से दी जाएगी। तो एज रशियन मिसाइल्स स्ट्रक अ की यूक्रेनियन सिटी, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साइंड अ डिक्री मंडे एक्सपेंडिंग अ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग रशियन सिटीजनशिप अवेलेबल टू ऑल यूक्रेनियंस। तो यहाँ पर कौन कौन सी लोकेशन बताई गई हैं? डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क को डोनबास रीजन। इसके अलावा एक और लोकेशन यहाँ पर बताई गई है ज़ेप्रोज़िज़िया। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, न्यूज़ में भी था 1-2 महीने पहले। तो ज़ेप्रोज़िज़िया। इसके अलावा खेर्सन रीजन। तो ये सब पता होना चाहिए, यूक्रेन में ये सारी लोकेशन है। अब हम आगे चलते हैं। इंडोनेशिया में जो इंडिजिनस ग्रुप हैं उनका ये मानना है कि जो वैक्सीनेशन है वो इम्प्योर हैं और अननेसेसरी हैं, और जो उनके बिलीव्स हैं वही उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। RBI पेव्स वे फॉर ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी। तो यहाँ पर सैंक्शंस लग गए हैं जिसकी वजह से सर्टेन करेंसीज अलाउ नहीं है, तो ऐसे में ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। तो RBI एक तरीके का मैकेनिज्म लेकर आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर रुपी में ट्रेड सेटलमेंट हो सकता है। अब इस न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है वॉस्ट्रो अकाउंट। तो यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? अ वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट अ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। अब जब नीरव मोदी का केस हुआ था उस समय नॉस्ट्रो अकाउंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द सेम बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर पर्सपेक्टिव अलग है कि यहाँ पर बैंक ए बात कर रहा है या बैंक बी बात कर रहा है। तो टर्म्स आर यूज्ड व्हेन वन बैंक हैज अनदर बैंक्स मनी ऑन डिपॉजिट। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैप्ड बाय ईच बैंक। तो नॉस्ट्रो का मतलब होता है आर्ट्स, इसका मतलब ये है कि मेरा पैसा तुम्हारी बैंक में जमा है, तो आर मनी दैट इज ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक। और वॉस्ट्रो का क्या मतलब होता है? योर्स, कि योर मनी जो कि मेरे बैंक में जमा है। तो बेसिकली एक ही अकाउंट की बात की जा रही है, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कि बैंक ए यहाँ पर बात कर रहा है कि बैंक बी यहाँ पर बात कर रहा है। तो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो सेम ही बैंक अकाउंट के लिए होता है, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है? तो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेम बैंक अकाउंट। द टर्म्स आर यूज्ड व्हेन वन बैंक हैज अनदर बैंक्स मनी ऑन डिपॉजिट। नॉस्ट्रो का मतलब होता है आर्ट्स, कि मेरा पैसा तुम्हारी बैंक में जमा है, और वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, कि तुम्हारा पैसा योर मनी दैट इज डिपॉजिट एट आर बैंक। तो आई होप आपको नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो समझ आ गया हो। The Reserve Bank of India has put in place a mechanism to settle international trade in rupees in order to promote growth of global trade। और यहाँ पर रुपी में सेटलमेंट हो सकता है और उसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट यूज़ किया जाएगा। तो यही यहाँ पर RBI ने मैकेनिज्म डेवलप किया है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।